आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ऐसी 5 बेसिक वीडियो सेटिंग्स की बात करूंगा जिनका हमें वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो एंड रिज़ल्ट है वो भी अच्छा निकले और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम तैयब है और मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो प्रोडक्शन कंटेंट लेकर आता हूँ। सो इफ यू आर न्यू हियर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो वीडियो प्रोडक्शन के अंदर नए हैं, स्पेसिफिकली सोलो क्रिएटर हैं जिस तरह के मैं खुद अकेला वीडियोस बनाता हूँ, या भी वीडियो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा 5 बेसिक वीडियो सेटिंग्स जिनको हम अपने कैमरा के अंदर ही सेट करेंगे और इनको सेट करना वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम रेट्स की, जिसे फ्रेम्स पर सेकंड भी कहते हैं। तो इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे 1 सेकंड की वीडियो के अंदर कितने फ्रेम्स आएंगे। हम अपने कैमरा की सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्रेम रेट्स क्या होगा, फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंगली फ्रेम रेट्स के सारी सेटिंग्स करते हैं। आमतौर पर जो आपको सबसे ज़्यादा फ्रेम रेट्स देखने को मिलते हैं किसी भी कैमरा के अंदर या मोबाइल के अंदर, वो मोस्टली होते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, और अगर आपका कैमरा ये मोबाइल सपोर्ट करता है तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट से आपने चूज़ किया हुआ है 24 फ्रेम्स पर सेकंड, तो जो आपकी वीडियो का 1 सेकंड है वो 24 इमेजेस के ऊपर बनेगा या 24 फ्रेम्स के ऊपर बनेगा। अब हर डिफरेंट फ्रेम रेट जो है वो आपको हर डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। जो इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर शूट कर रहा हूँ। मैं मोस्टली 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर इस वजह से ज़्यादा शूट करता हूँ कि ये जो है बाकी फ्रेम रेट्स की निस्बत थोड़ी सी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं जब कोई इस तरह की वीडियोज़ बनानी हो, जिनको हम टॉकिंग हेड वीडियोज़ कहते हैं। अब जितने फ्रेम रेट्स ज़्यादा होंगे उतनी आपकी वीडियो के अंदर मूवमेंट रिकॉर्ड होगी। अगर मैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहा हूँ तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे जो है मुझे ज़्यादा मूवमेंट जो है मिलेगी, अपनी वीडियो के अंदर ज़्यादा मूवमेंट मेरी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसके 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और मैं उस फुटेज को जो है वो स्लो डाउन भी कर सकता हूँ। अगर बात करें कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ तो राउंड अबाउट जो है वो मैं उसको 2 टाइम्स स्लो कर सकता हूँ, और अगर मैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर शूट कर रहा हूँ तो मैं उसको 4 टाइम्स जो है स्लो कर सकता हूँ, जिससे मुझे स्मूथ स्लो मोशन मिलेगा। मैं अभी यहाँ पर आपको फ्रेम रेट्स का सैंपल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर शूट कर रहा हूँ, तो 30 फ्रेम सेकंड इसके ऊपर दिखाना, 60 फ्रेम सेकंड इसके ऊपर दिखाना या 120 फ्रेम्स पर सेकंड इसके ऊपर दिखाना मुश्किल है। तो उनके लिए जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अलग से लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमने फ्रेम रेट्स तो जो है वो सेट कर लिए हैं, और जो अगली चीज़ हमने इसको कंसिडर करते हुए सेट कर रही है वो है शटर स्पीड। शटर स्पीड जो है वो आपको कैमरा के ऊपर मोस्टली फ्रैक्शंस के अंदर नजर आएगी, जो कुछ इस तरह से लिखी होती है। 1 लिखा होता है, फिर स्लैश, फिर आगे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, जिस तरह 1/40, 1/250। शटर स्पीड का बेसिकली मतलब ये है कि आपके कैमरा का जो शटर है वो एक फ्रेम को एक्सपोज करने के लिए कितनी देर तक खुलेगा। लेट्स से अगर हम शूट कर रहे हैं 140 के ऊपर, 1/40 के ऊपर, तो इसका मतलब है 1/40 ऑफ अ सेकेंड, इतनी देर के लिए जो है वो आपका कैमरा का शटर ओपन होगा एक फ्रेम को एक्सपोज करने के लिए। यहाँ पर हम टेक्निकल चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, सिर्फ इसके रूल के बारे में बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। इसका एक सिंपली रूल है जिसे हम कहते हैं द 180 डिग्री रूल। इसमें ये होता है कि आप जिस फ्रेम रेट के ऊपर शूट कर रहे होते हैं उससे डबल आपने शटर स्पीड रखनी होती है। जिस तरह के अगर मैं शूट कर रहा हूँ 24 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर, तो अगर मैं इसको डबल करूँ तो 48 बनता है, मतलब कि 1/48 ऑफ अ सेकंड की शटर स्पीड मेरी होनी चाहिए। तो कैमरा के अंदर इस तरह की शटर स्पीड नहीं मिलती, तो आप इसकी करीब तरीन की शटर स्पीड सेट कर सकते हैं। जो इस वक्त मेरे कैमरा के ऊपर शटर स्पीड सेट है वो है 1/50 ऑफ अ सेकंड। तो अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड हो जाएगी 1/60 ऑफ अ सेकंड। इसी तरह 60 के लिए 1/20 ऑफ अ सेकंड, और 120 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए 1/240 ऑफ अ सेकंड। देन शटर स्पीड सेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है अपर्चर को सेट करने का। अपर्चर आपको कैमरा के ऊपर डेसिमल फॉर्म के अंदर नज़र आता है और उसके साथ छोटा सा एक F लिखा होता है, F1.4, F2.0, F2.8, F5.6, F8। इस तरह से आपको जो है वो अपर्चर कैमरा के ऊपर नज़र आता है। अब अपर्चर होता क्या है कि आपके लेंस की ओपनिंग होती है।
जितने आपकी लेंस की ओपनिंग ज़्यादा होगी उतनी लाइट जो है वो आपके कैमरा को मिलेगी और उतना ही आपको ब्लरी बैकग्राउंड नज़र आएगा, जिस तरह अब आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं f1.4 के ऊपर शूट कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ब्लर भी है। तो आपके लेंस की ओपनिंग जितनी कम होगी उतनी कम लाइट आपके कैमरा को जाएगी और आपका ब्लरी बैकग्राउंड भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपके अपर्चर का नंबर जितना कम होता है, लेट्स से अगर मेरा 1.4 है इस वक्त, तो इसका मतलब है कि आपकी लेंस की ओपनिंग उतनी ज़्यादा है। और अगर आपका अपर्चर का नंबर जितना ज़्यादा होगा, लेट्स से अगर आप f8 के ऊपर शूट कर रहे हैं, तो मेरी लेंस की ओपनिंग उतनी ही कम होगी। तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन है कि मतलब जितना कम नंबर होगा उतनी लेंस की ओपनिंग ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी लेंस की ओपनिंग कम होगी। अब हम अपने अपर्चर को जो है वो मोस्टली सेट करते हैं अपनी लुक्स के हिसाब से कि हमें अपनी वीडियो के अंदर किस तरह की लुक चाहिए। अगर हमें ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए होगा तो हम वाइड अपर्चर का जो है यूज़ करेंगे, और अगर हमें जो है वो ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होगी, मतलब ब्लरी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हर चीज़ फोकस में रहे, तो हम अपर्चर को जो है वो उतना ही उसकी ज़्यादा वैल्यू को यूज़ करेंगे, मतलब कि लेंस की ओपनिंग हम उतनी ही कम करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है ISO। ISO को हम आम अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये कैमरा की अपनी लाइट है। ISO आपकी इमेज को ओवरऑल या तो ब्राइट करती है या तो डार्क करती है, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आप लोएस्ट ISO यूज़ करें, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। उसकी वजह यह है कि हम जब किसी ख़ास लेवल से ज़्यादा ISO को यूज़ करते हैं तो हमारी पिक्चर के अंदर, हमारी वीडियो के अंदर नॉइज आना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड नहीं करती। और अगर आपका शॉट ओवर एक्सपोज हो गया है लोएस्ट ISO के ऊपर भी, तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपर्चर को जो है यूज़ करते हुए अपने एक्सपोजर को कंपनसेट करें। शटर स्पीड को जो है वो आपने फिर दोबारा नहीं छेड़ना। तो इसका एक और तरीका भी है कि हम अपने ओवर एक्सपोज शॉट्स को किस तरह से कंपनसेट करें, अपर्चर भी जो है वो हमारा ना हिले ताकि हमारा ब्लरी बैकग्राउंड रहे। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ND फिल्टर। ND फिल्टर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस एक्चुअली हमारी वीडियो के अंदर कलर्स की एक्यूरेसी लेकर आता है कि हमें ब्लू कलर एग्जैक्टली ब्लू नज़र आए, रेड कलर हमारी वीडियो के अंदर हमें रेड नज़र आए और हमारा वाइट कलर एग्जैक्टली वाइट हो। इसी वजह से हम इसे वाइट बैलेंस भी कहते हैं। तो आप अपने वाइट बैलेंस को ऑटो के ऊपर रखकर भी शूट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ऑटो वाइट बैलेंस रिकमेंडेड इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो शॉट टू शॉट जो है वो वाइट बैलेंस चेंज भी कर सकता है। हमारे कैमरा को अक्सर लगता है कि हमारी लाइटिंग कंडीशन चेंज हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो वो अपने वाइट बैलेंस को जो है वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि यार हमारा पिछला शॉट इस शॉट से कितना मुख्तलिफ है। तो ये इसी वजह से होता है कि हमारा वाइट बैलेंस वहाँ पर चेंज हो गया होता है। तो वाइट बैलेंस को एडिटिंग के अंदर फिर दोबारा से सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप मैनुअली अपने वाइट बैलेंस को सेट करें, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी लिंक कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वीडियो प्रोडक्शन कंटेंट देखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।